Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss different methods which are used in high voltage testing of electrical materials. इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को पावर सिस्टम में लगाने से पहले उन मटेरियल्स पे डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। वो टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स में हम बेसिकली जो रेजिस्टिविटी और लॉस फैक्टर को मेजर करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पावर सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें पावर केबल्स, ट्रांसफार्मर बुशिंग, पावर कैपेसिटर्स, इंसुलेटर्स और इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको पावर सिस्टम में लगाने से पहले, डिज़ाइन के दौरान, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के बाद और पावर सिस्टम में लगाने से पहले इन पे काफ़ी ओवर वोल्टेजेस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अब ओवर वोल्टेजेस क्या हैं? ओवर वोल्टेजेस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओवर वोल्टेज को फेस करने के लिए लाजमी है कि इन मटेरियल्स पे प्रॉपर जो है टेस्टिंग अप्लाई की जाए। ओवर वोल्टेजेस पे डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जी, सबसे पहले पावर टेबल्स पे जो टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड बिफोर यूजिंग इट इन द पावर सिस्टम, हम उनको स्टडी करेंगे। कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे किस प्रोसीजर के हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो पावर टेबल्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें कंडक्टर है, इंसुलेशन होती है, बेडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, शीट होती हैं, फिलर्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं और पावर टेबल्स की, अंडरग्राउंड टेबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और इन सारे कंपोनेंट्स की जो डिटेल है ये वीडियो में मौजूद हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अभी हम पावर टेबल्स पे जो टेस्टिंग की जाती है हम अभी उनको स्टडी करेंगे। जी, पावर टेबल्स पे टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करने से पहले लाजमी है कि आप पावर टेबल को या प्रिपेयर करें। अब पावर टेबल तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले आपने एक सैंपल लेना है। सैंपल की लेंथ 50 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। अब जो आप सैंपल लेंगे आपने मेक श्योर ये करना है कि उस सैंपल में किसी किस्म की लीकेज ना हो, मीन कहीं से कोई इंसुलेशन जो है वो डैमेज ना हो। अगर इंसुलेशन डैमेज होती है या लीकेज होती है तो क्या होगा, उस पॉइंट से, मीन जहाँ पे लीकेज है उस पॉइंट से और नियर बाय अर्थिंग ऑब्जेक्ट से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और फ्लैश ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दिस थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम ये चाहते हैं कि इन टेबल की जो इंसुलेशन है हम उसको टेस्ट करें ताकि वो कितना ओवर वोल्टेज स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है। तो एक तो आपने ये करना, तीसरी किस्म की तो लीकेज या इंसुलेशन का डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो लेंथ है वो डिफाइन होती है तो 50 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि टेबल का वो पार्ट जो लो वोल्टेजेस या स्पेशली ग्राउंड के साथ नियर होता है उसको आपने प्रॉपरली शील्ड करना है। शील्ड का मतलब ये है कि आपने उसका जो कंडक्टर है वो एक्सपोज नहीं करना, वो मेक श्योर कि वो इंसुलेशन के अंदर ही रहे। अगर तो कंडक्टर एक्सपोज होता है तो दैट मीन्स के शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्क ओवर जो होता है वो फ्रॉम द कंडक्टर होगा एंड विद द नियर बाय अर्थिंग ऑब्जेक्ट। बट हम क्या चाहते हैं, हम इस टेस्ट में या हम टेबल्स में ये चाहते हैं कि हम जो इंसुलेशन है उसको उसकी एबिलिटी देते हैं कि वो ओवर वोल्टेज स्ट्रेस को कितना बर्दाश्त करती है। तो जब आपका टेबल का सैंपल इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए, मींस ते उसमें किसी समझी कोई लीकेज या ब्रेतेज ना हो, टेबल का सैंपल की लेंथ वो डिफाइन हो जाए और टेबल के जो एंड्स हैं वो प्रॉपरली शील्ड हो जाएं, तो इसके बाद आपका सैंपल जो है प्रिपेयर हो जाता है। अब प्रिपेयर होने के बाद सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है बेंडेन टेस्ट। ये बेसिकली मैकेनिकल टेस्ट है। इसमें हम टेबल की जो स्ट्रेंथ होती है वो चेक करते हैं कि कितना मैकेनिकल स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकती है टेबल। सो बेंडेन टेस्ट में क्या है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट वोल्टेज टेस्ट शुड बी मेड बिफोर एंड आफ्टर द बेंडेन टेस्ट।
The table is bent round a cylinder of specified diameter to make one complete turn. تو اس ٹیسٹ میں بیسکلی کیا ہے کہ آپ نے ٹیبل تو جو سیمپل لیے ہیں اس کو کسی بھی اسپیسیفائڈ ڈائیمیٹر آپ کو بتا دیا جائے گا، یا آپ نے ٹیبل کی تھکنیس کے حساب سے آپ نے ڈائیمیٹر لینا ہے، تو آپ نے اس ڈائیمیٹر کے اگینسٹ آپ نے ٹیبل تو باؤنڈ کر دینا ہے، ون کمپلیٹ ٹرن آپ نے دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس ٹیبل کو ان باؤنڈ کر دینا ہے، اور پھر اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں ری باؤنڈ کر دینا ہے. تو اس طرح یہ ہوگا، اگر ٹیبل 3 سولیشن ویک ہوگی تو ٹیبل 3 سولیشن کے اوپر باؤنڈ کرنے کی وجہ سے سفید کلر کے یا وائٹ کلر کے اسپاٹس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے. ادر تو اس طرح تو اسپاٹس بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ٹیبل کی جو انسولیشن ہے وہ ویک ہے، تو مینس دیٹ ٹیبل کین ناٹ بی یوزڈ ان دا سسٹم. اس پورے پروسیجر کو 3 ٹائمز جو ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور میک چھوڑ دیا جاتا ہے انسولیشن کسی قسم سے ڈیمیج نہ ہو، انسولیشن کہیں سے تریٹس انسولیشن کے اوپر نہ پڑیں اس بینڈنگ وغیرہ کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد بینڈنگ ٹیسٹ ادر پاس ہو جاتا ہے، ٹیبل کا سیمپل بینڈنگ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، تو نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے لوڈنگ سائیکل ٹیسٹ. لوڈنگ سائیکل میں کیا ہوتا ہے، ٹیبل تو ہم 20 لوڈنگ سائیکل اپلائی کرتے ہیں ود اے منیمم ٹیمپریچر رائز آف 5 ڈگری سینٹی گریڈ in excess of the design value. Means table is subjected to 20 load cycles with a minimum conductor temperature 5 degree centigrade in excess of the design value, and the table is energized to 1.5 times the working voltage. Means table جن voltages کے لیے ڈیفائن ہے یا ڈیزائن ہے، آپ نے اس کا 1.5 ٹائمز voltages اپلائی کرنی ہے، اور میک چھوڑ کے جو کنڈکٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے ایکسیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فرام دا ڈیزائن ویلیو. اور آپ نے اس طرح 20 لوڈنگ سائیکل جو ہیں اپلائی کرنے ہیں اس سارے پروسیجر کے ساتھ، تو کنڈکٹر کا 5 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ رہے، اور 1.5 ٹائمز جو ہے وولٹیجز ہیں نارمل وولٹیجز سے وہ زیادہ ہوں. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ ٹیبل کسی قسم کا جو سیمپل ہے کسی قسم کا کوئی ڈیمیج تو نہیں دے رہا. ادر تو ٹیبل کا سیمپل نے ڈیمیج سائن شو دیے، اٹ مینز دیٹ ٹیبل کین ناٹ بی یوزڈ ان دا پاور سسٹم. آفٹر بینڈنگ ٹیسٹ اینڈ لوڈنگ سائیکل ٹیسٹ، جو نیکسٹ ٹیسٹ ٹیبل پہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ ہے تھرمل اسٹیبلٹی ٹیسٹ. جیسے کہ ہم نے ٹیسٹ نمبر 2 میں جو لوڈنگ سائیکل ٹیسٹ تھا، اس کے بعد ہم نے ٹیبل تو انرجائز کرنا ہے 1.5 ٹائمز دا ورکنگ وولٹیج، اور ادر 132 تے بھی تی ریٹنگ ہوگی تو ہم 1.5 ٹائمز کریں گے. اور یہ فیکٹر جو ہے 1.5 والا جو فیکٹر ہے یہ ڈیکریز یا انکریز بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون دا آپریٹنگ ٹیمپریچر. مینز اگر 132 سے زیادہ ہوں گے وولٹیجز، 132 تے سے زیادہ وولٹیجز ہوں گے تو یہ 1.5 والا جو فیکٹر ہے یہ آپ اسی حساب سے ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. اور and the loading current is so adjusted that the temperature of the core of the table is 5 degree higher than its specified permissible temperature. تو یہ بیسکلی جو تھرمل اسٹیبلٹی ٹیسٹ میں آپ نے جو وولٹیجز اپلائی کرنے ہیں جو تھے 132 کے لیے 1.5 ٹائمز ہوتے ہیں، اور 132 سے ہائر کے لیے یہ 1.5 سے لیس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کرنے کے ساتھ آپ نے میک شور کرنے تھے جو ٹیبل کی جو کور ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل کی جو کور ہے اس کا ٹیمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہائر ہونا چاہیے دین فرام دا اسپیسیفائڈ لمٹ. جس لمٹ کے لیے ٹیبل ڈیزائن ہے اس سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہونی چاہیے. اور اس دوران دا کرنٹ شوڈ بی مینٹین ایٹ دس ویلیو فار 6 آورز. تو یہ ان وولٹیجز پہ اور اس ٹیمپریچر لمٹ کے اندر ہم نے جو لوڈنگ سائیکل اپلائی کیے ہیں ان کو آپ نے 6 آورز تک مینٹین رکھنا ہے. 6 آور تک مینٹین رکھنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ انسولیشن میں کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو. تو تھرمل اسٹیبلٹی ٹیسٹ کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ آتا ہے دیٹ از نون ایز دا ڈائی الیکٹرک تھرمل ریزسٹنس ٹیسٹ.
तो डायरेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोर एंड शीथ ऑफ द टेबल एंड द हीट फ्लो फ्रॉम द टेबल गिव्स द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सैंपल ऑफ टेबल। तो ये बेसिकली जो थर्मल स्टेबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपने हाई वोल्टेजेस अप्लाई किए और टेबल का जो टेम्परेचर, कोर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री हायर रहता है फ्रॉम द डिज़ाइन लिमिट, और आपने इन पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया है फॉर 6 आवर्स। तो इस 6 आवर्स में डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, जो कोर का जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, जिसका इफेक्ट टेबल की इंसुलेशन पर भी आएगा। तो इस टेस्ट में बेसिकली आपने इन दोनों कोर और शीट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपने उसको मेजर करना है, और उसके हिसाब से आपको थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द टेबल आ जाएगी। और ठीक है, उस टेबल को आपने ये देते हैं, तो उस थर्मल रेजिस्टेंस को आपने देते हैं तो वो विद इन द लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर वो थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो ऑथर कर रही है। अदर स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर वो थर्मल रेजिस्टेंस ऑथर नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपका जो टेबल का जो सैंपल है वो फेल हो दिया और वो आप उसको पावर सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द टेबल। तो टेबल कितना टाइम तक जो है पावर सिस्टम में चल सकती है ऑन द डिज़ाइन पैरामीटर्स। Live test is carried out by subjecting the table to voltage stresses higher than the normal working stress. बेसिकली अगर 132 kV डिज़ाइन वैल्यू है, मीन्स ये टेबल ने 132 kV पे ऑपरेट करना है या यूज़ होनी है, तो उस 132 से ज़्यादा वोल्टेज आपने उस टेबल पे अप्लाई करने हैं। एंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द टेबल इन आवर्स एंड द वोल्टेज स्ट्रेसेस इज गिवन बाय G इज इक्वल टू K divided by n into t. Here K is the constant which depends upon the material. Basically material कौन सा जिससे टेबल बनी है, ये हर मटेरियल का अपना constant factor होता है। And n is the life index which again depend upon the material, and here t is the time which is given in the hours। जी नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है जो टेबल पे हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट पावर फैक्टर टेस्ट। जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है, तो इसमें हमने डायरेक्ट स्ट्रेंथ को चेक करना है यूजिंग द पावर फैक्टर या लॉस फैक्टर। तो इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज क्या है, कैसे यूज़ होता है, एंड हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज की मदद से हम लॉस फैक्टर कैसे मेजर करते हैं, इसकी डिटेल मेरे लेक्चर में मौजूद है, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द डायरेक्ट पावर फैक्टर टेस्ट ऑन द टेबल सैंपल। The power factor is measured for different values of the voltages. For example, 0.5, 1, 1.5 and 2 times the rated operating voltages. Means कि जिस वैल्यू के लिए टेबल डिज़ाइन है, जिस वोल्टेज की वैल्यू के लिए टेबल डिज़ाइन है, आपने उस का 0.5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1.5 एंड 2 टाइम्स जो है वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं टेबल के सैंपल पे। The maximum value of the power factor at normal birth-in voltages does not exceed the specified value, और usually that is 0.01। तो इन वोल्टेजेस पे इन जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इन पे जब आपने टेबल के सैंपल को ऑपरेट किया, तो मेक श्योर ये करना है कि पावर फैक्टर जो है एक्सीड ना करे, और उसकी जो लिमिट होती है वो 0.01 होती है एट अ सीरीज ऑफ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम द 15 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। The difference in the power factor between rated voltage and 1.5 times the rated voltage and the rated voltage and the twice the rated voltage does not exceed the specified value। Means कि आपने जब इन वैल्यूज़ पे वोल्टेजेस अप्लाई किए, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो उसका लॉस फैक्टर है वो लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और वो लिमिट 0.01 है। इसके अलावा
آپ نے ٹیمپریچر تو دیکھنا ہے، ٹیمپریچر تو آبزرو کرنے دیں، اس کا جو ٹیمپریچر رینج ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 65 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ میں ہی لائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پاور فیکٹر کو مانیٹر کرنا ہے، دا ڈفرنس ان دا پاور فیکٹر بٹوین ریٹڈ وولٹیج اینڈ 1.5 ٹائمز دا ریٹڈ وولٹیج، مینس جو ریٹڈ وولٹیج ہے جس کے لیے ٹیبل ڈیزائن ہے اس کا اور 1.5 ٹائمز کا جو ڈفرنس ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ ریٹڈ وولٹیج اینڈ دا ٹوائس دا ریٹڈ وولٹیج ڈز ناٹ ایکسیڈ دا اسپیسیفائڈ ویلیو۔ تو آپ نے بیسکلی کمپیریزن کرنا ہے 1.5 ٹائمز اور 2 ٹائمز تھا نارمل وولٹیج سے، پاور فیکٹر یا لاس فیکٹر جو خاص لیمٹ سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے۔ نیکسٹ جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس دیٹ از نون ایز دا پاور فریکوینسی وتھ اسٹینڈ وولٹیج ٹیسٹ۔ tables are tested for power frequency، اے سی اینڈ ڈی سی وولٹیجز دونوں اپلائی کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں بیسکلی ہم نے ٹیسٹ کیا کرنا ہے پاور فریکوینسی ہینڈلنگ کرنے کی ایبلٹی۔ سو ڈیورنگ مینوفیکچر دا انٹائر table is passed through higher voltage test and the rated voltage to check the continuity of the table۔ ہر ٹیبل کو مینوفیکچرنگ کے دوران اس ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، اسپیشلی ہائی وولٹیجز اپلائی کیے جاتے ہیں تاکہ ٹیبل کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ چیک جائے۔ اور ایز اے روٹین ٹیسٹ دا ٹیبل از سبجیکٹڈ ٹو ہائی وولٹیج اے سی 2.5 ٹائمز دا ورکنگ وولٹیج اینڈ فار 10 منٹس وداؤٹ ڈیمیج ان دا انسولیشن آف دا ٹیبل۔ تو ایز اے روٹین ٹیسٹ جو ہے اے سی تیز میں 2.5 ٹائمز دا ہائی وولٹیجز آر اپلائیڈ، اور اس کو 10 منٹ تک مینٹین کیا جاتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ڈیمیج انسولیشن آف دا ٹیبل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ڈی سی آپ یوز کر رہے ہیں، ڈی سی کے کیس میں 1.5 ٹائمز دا ریٹڈ وولٹیجز ہوں گے، اور اس میں آپ نے جو پولیرٹی ہے وہ نیگیٹو رکھنی ہے، اور 30 منٹس تک آپ نے نیگیٹو پولیرٹی 1.8 ٹائمز جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اور ٹیبل میں کسی قسم کا انسولیشن فیلئر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ ادر 2.5 ٹائمز دا ورکنگ وولٹیج تو 10 منٹس تک آپ نے جو رکھا ہے، یہ کرنے کی وجہ سے اگر انسولیشن میں کوئی ڈیمیج آ جائے، یا ڈی سی اپلائی تھی 1.8 ٹائمز دا ریٹڈ وولٹیج اور 30 منٹس تک آپ نے نیگیٹو پولیرٹی تو مینٹین رکھا، تو ان دونوں کیسز میں اگر انسولیشن میں کسی قسم کا کوئی ڈیمیج آتا ہے تو اٹ مینس کہ ٹیبل کا سیمپل جو ہے وہ فالٹی ہے، ٹیبل کا ڈیزائن جو ہے وہ خراب ہے، آپ اس کو پاور سسٹم میں یوز نہیں کر سکتے۔ جی نیکسٹ ٹیسٹ جو پاور ٹیبلز پہ اپلائی کیا جاتا ہے دیٹ از نون ایز دا امپلس وتھ اسٹینڈ وولٹیج ٹیسٹ۔ In this test, the table is subjected to 10 positive and 10 negative impulses of impulse voltage of magnitude which is specified in the specifications. Means اس میں آپ نے ٹیبل پہ 10 پازیٹیو اور 10 نیگیٹو امپلسز اپلائی کرنی ہے، اور ان کا میگنیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے دیٹ از مینشنڈ ان دا ڈیٹا شیٹ، یا اس کی ٹیبل کی اسپیسیفکیشنز میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے۔ اور ٹیبل شوڈ وتھسٹینڈ ایٹ لیسٹ 5 ایپلیکیشن وداؤٹ اینی ڈیمیج، مینز آپ نے جو 10 پازیٹیو اور 10 نیگیٹو امپلسز اپلائی تھی تو ٹیبل کے سیمپل کو ایٹ لیسٹ 5 تو وتھسٹینڈ کرنا چاہیے وداؤٹ شوئنگ اینی ڈیمیج۔ Usually after the impulse test, the power frequency directed power factor test is carried out to ensure that there is no failure occurred during the impulse test. مینز یہ امپلس ٹیسٹ اپلائی کرنے کے بعد دوبارہ سے پاور فریکوینسی ڈائریکٹڈ پاور فیکٹر ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ امپلسز کی وجہ سے ٹیبل میں کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ آ جائے، تو اس لیے ہم دوبارہ سے پاور فریکوینسی ڈائریکٹڈ پاور فیکٹر ٹیسٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ٹیبلز پہ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ ہے ہمارے پاس پاور ٹیبلز کے لیے وہ ہے پارشل ڈسچارج ٹیسٹ۔ In partial discharge, measurement of table is very important as it gives the indication of expected life of the table. تو پارشل ڈسچارج ٹیسٹ ٹیبلز پہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے ہمیں ٹیبل کی ایکسپیکٹڈ لائف جو ہے وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بٹ میک شور
ਟੇਬਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਫ ਔਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾइन ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਵੋल्टेज ਦੇ लिए, जिस टेम्परेचर के लिए, जिस पावर फैक्टर के लिए, जिस एम्पेयर के लिए टेबल डिज़ाइन है, आप उन्हीं पैरामीटर्स पे ही टेबल तो यूज़ करेंगे। एंड पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट की वजह से हमें फॉल्ट की लोकेशन जो है उसका भी पता चल जाता है। अगर टेबल में किसी तरह से फॉल्ट आता है तो हमें इस टेस्ट की वजह से वो फॉल्ट भी पता चल जाता है। तो ये बेसिकली कुछ टेस्ट थे जो हम पावर टेबल्स पे अप्लाई करते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड बिफोर यूजिंग इट इन द पावर सिस्टम। एक अच्छी टेबल वही होगी जो इन सारे टेस्ट से पास हो जाए और जो इन सारे टेस्ट को क्लियर कर दे, तो वही अच्छी टेबल होती। और उसको जब आप पावर सिस्टम में यूज़ करेंगे तो दैट विल बी अ रिलायबल पावर टेबल, और वो इसी किस्म के फॉल्ट जो हैं उसमें फिर नहीं आएंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी द टेस्टिंग टेक्निक्स विच आर यूज्ड ऑन द बुशिन्स। बुशिन पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुशिन नॉर्मली पावर ट्रांसफार्मर पे यूज़ की जाती है। बुशिन ना सिर्फ इंसुलेशन बल्कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है पावर ट्रांसफार्मर को और पावर डिफरेंट कंपोनेंट्स को। लाइव कंडक्टर्स को या हाई वोल्टेज कंडक्टर को आइसोलेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द अर्थन ऑब्जेक्ट्स। तो बुशिन बहुत इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम का एक पार्ट है, और इस पे जो टेस्टिंग अप्लाई की जाती है अभी हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। The first test which is carried on the bushing is known as the power factor test. In power factor test, the bushing is completely immersed in the oil. Means जो bushing को completely oil के अंदर जो है immerse कर दिया जाता है, completely oil के अंदर डुबो दिया जाता है। The high voltage terminal of the bushing is connected with the high voltage terminal of the shearing bridge, and the earth portion of the bushing is connected to the detector terminal of the bridge. मीन्स जो बुशिंग का हाई वोल्टेज साइड है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द शेयरिंग ब्रिज के साथ, मीन्स सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस तरह मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में शेयरिंग ब्रिज के टॉपिक के अंदर आपको बताया था, ते हाई शेयरिंग ब्रिज के दो टर्मिनल जो है सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और दो स्लोप के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उसी पॉइंट को स्टडी आपने दिमाग में रखना है। तो बुशिंग का जो हाई वोल्टेज साइड है उसको शेयरिंग ब्रिज के हाई वोल्टेज टर्मिनल साथ जोड़ना है, और जो अर्थिन या लो वोल्टेज साइड है उसको आपने डिटेक्टर टर्मिनल ऑफ द ब्रिज के साथ जोड़ना है। तो ये करने के बाद आपको द कैपेसिटेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द बुशिंग इज मेजर्ड एट डिफरेंट वोल्टेजेस एंड दैट शुड बी विद इन द रेंज विच इज स्पेसिफाइड according to the ratings for which the bushing is used. The next test which is carried on the transformer bushing is known as the impulse withstand test. In impulse withstand test, the bushing is subjected to impulses and the impulse can be in either polarity or any magnitude as specified in the standard specifications. अगेन जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका पता आपको और बुशिन की रेटिंग से चलता है। तो वो बुशिन 3 पैरामीटर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, तो आपने उसी हिसाब से इम्पल्स की पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड जो है उसको आपने सेट करना है। 5 consecutive impulses of the time 1/50 microsecond are applied, and if 2 of them cause flashover then it means the bushing is said to be defective. means आपने 5 consecutive impulses अप्लाई करनी है जिनकी polarity और magnitude अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आप सेट करेंगे, और 5 मैग्नीट्यूड जो 5 इम्पल्सेस जो आप अप्लाई करेंगे उसका जो टाइम है 1/50 माइक्रोसेकंड होगा। और अगर 5 में से कोई 2 पे भी फ्लैश ओवर आता होता है इट मीन्स द बुशिंग जो है डिफेक्टिव है, आप उसको पावर सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। Next test which is carried on the transformer bushing is known as the chopped wave and switch-in surge test. In chopped wave and switch-in surge test, basically we check the over voltage strength of the bushing. Chopped wave and switch-in surge of the appropriate duration test are carried out on the high voltage bushing.
This procedure is identical to the one which is given in the test number 2, जो हमने previous इम्पल्स वोल्टेज वाला जो टेस्ट पड़ा था ट्रांसफार्मर बुशिंग पे, ये बेसिकली उसी तरह ही है। इसमें डिफरेंस बेसिकली जो है वो चॉप्ड वेव या स्विच इन सर्ज का होता है, और स्विच इन सर्ज और चॉप्ड वेव का जो पैटर्न होता है वो इम्पल्स वोल्टेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी आपने उसका जो मैग्नीट्यूड है, मीन चॉप्ड वेव या स्विच इन सर्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन वैल्यू सेट करना है, और इसी तरह आपने 5 पोलैरिटीज़ 5 वोल्टेजेस जो है या 5 सर्जेस जो हैं वो अप्लाई करनी है, और किसी किस्म का कोई डैमेज सिर्फ दो सर्जेस पे आना चाहिए। अगर 2 सर्जेस से ज़्यादा तो आया, इट मीन्स द बुशिंग जो है वो डिफेक्टिव है, आप उसका पावर सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो टेस्ट है ट्रांसफार्मर बुशिंग पे ये यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट। In this test, we check the weakening or collision on or the leakage, means partial discharge में हम बुशिंग में जो collision या किसी किस्म का जंग तो नहीं है, और collision उसमें जो इंसुलेशन वीकनिंग तो नहीं है, या किसी किस्म का कोई लीकेज तो नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हम पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट में चेक करते हैं। The shape of the discharge is an indication of nature and severity of the defect in the bushing, considered as the routine test for the high voltage bushing। ये basically routine test के तौर पे यूज किया जाता है on the high voltage bushing। Next test on the bushing is known as the power frequency flashover or puncture test। In this test, the bushing is completely immersed in the oil. The test is carried out to determine that the internal breakdown strength of the bushing is 50% more than the power frequency momentary dry withstand test value। मीन्स इसमें आपने बेसिकली जो ऑयल में आपने बुशिंग तो इमर्स दिया, उसके बाद आपने ये देखना है कि इमर्स करने के बाद बुशिंग की जो स्ट्रेंथ है वो 15 टाइम मोर होनी चाहिए देन उस ड्राई वैल्यू ऑफ द बुशिंग। मीन्स ड्राई कंडीशन में बुशिंग की जो वैल्यूज आती थी, बुशिंग की जो फ्लैश ओवर के लिए जो वैल्यू आती थी, उसको ऑयल में इमर्स करने के बाद आपकी वो वैल्यू जो है 15 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस टेस्ट में बेसिकली आप ये चीज़ याद करना है। तो ये बेसिकली कुछ टेस्ट थे जो थे हम टेबल्स पे और बुशिंग पे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जो अच्छे तरीके से समझ आ दिया होगा। डिफरेंट टेस्ट जो हमने स्टडी की आप तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।